वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई नो बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, थोड़ा सा बिजी था। बट आई थिंक अब डेली वीडियो जो अपलोड होंगे, कोशिश तो यही रहेगी। आज हम लोग 11th क्लास के नेक्स्ट वीडियोज़ के तरफ आ चुके हैं। सम क्वेश्चंस वेर आस्क्ड बाय यू स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम हियर विद द क्वेश्चंस। आज क्वेश्चंस करेंगे, फिर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, वही कांस्टेंट रिलेशन दैट इज पुलिज एंड मास सिस्टम को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग आज अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस थे हमारे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, इन सबसे, यानी मोशन इन प्लेन जनरली इसी की हम बात कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन थे, लेंदी थे, क्वेश्चन तो मैंने लिखे नहीं है और लैपटॉप पे मैंने वो ओपन करके रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, मीन इट इज़ एन MCQ व्हिच इज सेंट बाय द उत्तम। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, सो it has been given, the क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम 2 frames S1 and S2 and S2 have equal magnitude of 4 meter per second square. Okay, now some options are given. The first option is the frames must be at rest. The frames must be at rest with each other. फ्रेम्स क्या होंगे, तो रेस्ट में है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द फ्रेम्स मस्ट बी मूविंग with respect to each other. The frames must be moving with respect to each other, but neither should be accelerated. Neither should be accelerated with each other. मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8 मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 मस्ट बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। एंड द लास्ट ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 with respect to S1 must lie between 0 and 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे ऑप्शन थे, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। नाउ ये थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को 2 फ्रेम से देखा जा रहा है, एक है S1 और एक है S2 और ये पार्टिकल है P।
when it has been seen from the S1 reference, the acceleration of the particle was found to be 4 meter per second square. The direction is not mentioned. And when it is seen from the S2 point of view, the acceleration of the particle is still found to be 4 meter per second square. The direction is not mentioned. So क्या हो सकता है? The frames must be at rest with each other. क्या फ्रेम्स रेस्ट में होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फ्रेम्स रेस्ट में होंगे अगर एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल सेम रहा। हो सकता है किसी का एक्सेलेरेशन इधर जा रहा हो, किसी का एक्सेलेरेशन इधर जा रहा हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी that the particles, that the frames must be at rest with respect to each other. That means they are moving in same direction. It is not necessary. Okay, let's go for the second. So the frames यहाँ पे छूट गया। The frames must be moving with respect to each other. Yeah, that may be case. They may be moving, but they must be moving. It is not a necessary criteria. They may move with respect to each other, but it is not necessary that they have to be moving. The frames must be moving. तो मूव करना भी जरूरी नहीं है, रेस्ट करना भी जरूरी नहीं है। ध्यान देंगे, दोनों मूव कर रहे हो ये भी जरूरी नहीं है, दोनों रेस्ट में हो ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों मूव कर सकता है, हो सकता है कि दोनों रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों मूव भी करें या दोनों रेस्ट में ही रहे। तो इस दोनों ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। लेट्स गो फॉर द सी एंड डी। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, द एक्सेलेरेशन ऑफ S1 का एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू S2 मस्ट बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और द एक्सेलेरेशन ऑफ S2 with respect to S1 must lie between 0 and 8 meter per second square. Okay, so we have studied the relative velocity. Same we can also say that relative velocity पढ़ा मैंने, relative acceleration find कर लेते हैं। So I can say that the relative velocity, the relative acceleration of the acceleration of S2 with respect to S1, the acceleration of S2 with respect to S1 must lie between 0 and 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन के मैं चेक कर रहा हूँ, 0 और 8 और 0 एंड बिटवीन 0 एंड 8, ये दोनों के मैं चेक करता हूँ। तो एक्सेलेरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, तो ये क्या हो जाएगा? तो एक्सेलेरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ S1 इन होगा रिलेटिव वेलोसिटी से। तो लेट्स ड्रॉ दिस एक्सेलेरेशन ऑफ S2 and let's this to be minus acceleration of S1. Then this is minus acceleration of S1. Then this should be relative acceleration of S2 with respect to S1. ये ट्रायंगल लॉस हमारा हो गया। नाउ अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इससे देखा गया इसका एक्सेलेरेशन इसके रिस्पेक्ट में तो कितना था? 4 था। इसके रिस्पेक्ट में देखा गया तो इसका 4 था। तो अगर हम कन्वर्ट कर दें, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो वो भी 4 होगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो वो भी 4 होगा। सो आई कैन से डेट द एक्सेलेरेशन ऑफ S2 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एक्सेलेरेशन ऑफ S1 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी एक्सेलेरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1? हम लोग एक्सेलेरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 को हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो सकता है? तो हम यहाँ पर 2 केस लेके चलते हैं। पहला केस लेके चलते हैं when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस ले लेता हूँ मैं, when थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू मैं 180 डिग्री ले लेता हूँ, उस केस में क्या हो जाएगा? तो उस केस में हमारा एक्सेलेरेशन निकाल रहा है, किसका निकालना था भाई? सॉरी, हाँ, उस केस में क्या हो जाएगा? तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट में 4 यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो या it can have the value of 8 meter per second square, it can have the value of 0 meter per second square,
बट इज इट नेसेसरी दैट इट इज ओनली हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0 and 8? क्या 0 और 8 ही होगा? नहीं। अगर मैं एंगल को लेता हूँ 90 डिग्री, अगर मैं थर्ड केस लेता हूँ व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मैं ले लेता हूँ थर्ड केस, तो थीटा तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाता है? रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2a cos 90। तो ये तो मेरा 0 हो गया। तो ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0, 4 का स्क्वायर यानी रूट 32 विच इज इक्वल टू 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So no, it is not necessary that the acceleration of h2 with respect to h1 must be 0 or 8. It can have a value from 0 to 8, any value from 0 to 8. So the correct answer should be the fourth answer, that the acceleration of h2 with respect to h1 must lie between 0 and 8 meter per second square. Okay. Hope now you understand how the question goes. And next question हम लोग अब देखते हैं. Again the next question is sent by Uttam. So let's see his next question. Okay, तो चलते हैं next question पे. The next question is an aircraft flies at 400 km/h in still air. Question is an aircraft is flying in still air at 400 km/h. 400 km/h की स्पीड से एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है. तो नेक्स्ट पार्ट इज अ विंड ऑफ 200√2 km/h इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ. अ विंड ऑफ 200√2 km/h is blowing from south to north. ठीक है. The next part is the pilot wishes to travel from A to B north east of A. The pilot wishes to travel from point A to B, from point A to B northeast of A, northeast of A. Okay. Find the direction he must steer and time of his journey. Find the direction in which he must steer and time of journey. कितने देर में भाई ट्रेवल करेगा. तो स्टार्ट करते हैं भाई. क्वेश्चन क्या देगा? एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इन स्टिल एयर एट 400 km/h. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? तो डायरेक्शन कंसिडर करना. ऊपर नॉर्थ ले लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ ले लेते हैं, राइट की तरफ ईस्ट ले लेते हैं और लेफ्ट की तरफ वेस्ट ले लेते हैं. ये हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डायरेक्शन. So what has been given? An aircraft is flying in still air. स्टिल एयर में एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहा है. कितना की स्पीड से? तो 400 km/h की स्पीड से. अ विंड ऑफ 200√2 km/h इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. विंड है, विंड का स्पीड है 200√2 km/h और ये पहले हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा देते हैं भाई. सो लेट्स दिस टू बी द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर. ये किसी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे जा रहा होगा. ठीक है. लेट्स दिस एंगल बी अल्फा. नाउ व्हाट हैपेंड? अ विंड
of 200 km per hour is blowing from south to north. A wind starts to blow, and that's the velocity of wind, which is equal to 200 km per hour, and the direction is from south to north, so that is the direction. Now what does the pilot wants? The pilot wants, ये कुछ ज़्यादा हो गया लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं. The pilot wants to travel from point A to point B. He wants to travel from point A to point B. Okay, so that is the resultant, and that distance from A to B is 1000 km. So he wants to cover a distance of 1000 km, and what is the direction? And the direction is northeast of A. That is north, that is east, that is the northeast. So that should be equal to 45 degree. So in this direction he wishes to fly. So the question is, find the direction in which he must steer. किस डायरेक्शन में वो मूव करे. तो लेट्स दिस डायरेक्शन इज अल्फा, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज 400 km per hour. छोड़ो बाद में नहीं. क्या करते हैं, इसको हम लोग नीचे मिला लेते हैं. ये 90 डिग्री हो गया अपना, ये 45 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री होगा. ठीक. ये मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है. ठीक है. मेरे को अल्फ़ा एंड बीटा ये फाइंड करने होंगे. ठीक है. सो we have to find the direction in which he must steer. Okay, so if I can find the value of this, if I can find this angle, if I can find this angle, okay, in that case I can find this value. So ये तो वैल्यू मेरे को पता है. मेरे को पता करना कि ये इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा. अगर मेरे को इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी पता चल जाता है, यानी अगर ये कंपोनेंट पता चल जाता है, तो मैं निकाल लूँगा कितने टाइम में वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि यही डिस्टेंस है, इसी डायरेक्शन में इसको ट्रैवल करना, जो कि है 1000 किलोमीटर. सो वी मस्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द aircraft in this direction, and the velocity of aircraft in this direction has been given as which is equal to 400 km per hour. But here the velocity of wind is also added, so the net velocity will be in this direction. तो हमको net velocity उस डायरेक्शन में हो जा रहा है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम. तो अगर somehow we can find the value of this, अगर मैं ये वैल्यू फाइंड कर पाऊँ, ठीक है, तो फ्रॉम देयर I know this angle is 45 degree alpha, and that's this angle is beta. I know this angle is 45 degree. ठीक है. अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो उस केस में मैं क्या कर पाऊँगा, ये वैल्यू फाइंड कर पाऊँगा. और अगर ये वैल्यू मेरे को पता चल गया, तो मेरा इजीली ये क्वेश्चन बन जाने वाला है. आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी सच इशू. तो मेरे को फाइंड करना होगा ये कैसे फाइंड करें. तो ये हमारा अभी भी क्वेश्चन रह गया. ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस वैल्यू अल्फा. व्हाट वी कैन डू हियर नाउ, यहाँ पे हम लोग एक लॉ यूज करना है. छोटा सा लॉ है, दैट इज साइन लॉ. आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस इन मैथमेटिक्स 9 or 10 class में. I don't remember correctly. So if I have a triangle A, B and C, and let's the sides are A, B and C, and the angles corresponding to side, इसके सामने का एंगल A है, इसके सामने का एंगल B है, और इसके सामने का एंगल C है. In that case, the sin law says that A by sin of A is equal to B by sin of B, सामने का एंगल, equal to C by sin of C. That we know. Okay. So from that, can I use
the sine law here to get this value of beta. So let's use this formula over here. So यहाँ पे क्या है, मेरे को ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ठीक है, ये वैल्यू भी पता है. तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल बीटा है. सो आई कैन यूज दैट बी ए बाई साइन 45 डिग्री, दैट शुड बी इक्वल टू बी डब्ल्यू बाई साइन बीटा. ओके, and what is the value of BA here? The BA is 400 sin 45 by equal to 1 by root 2. VW is 200 root 2 by sin beta. Root 2 get cancelled out. So from there sin beta is equal to 1 by 2. So beta equal to 30 डिग्री. तो ये मेरा बीटा का वैल्यू निकल गया. बीटा का वैल्यू कितना गया, 30 डिग्री. और ये 30 डिग्री हो गया तो ये तो 15 डिग्री हो गया मेरा. क्लियर है? नाउ अब हम लोग को कुछ हम लोग आंसर के पास पहुंच रहे हैं. ये 15 डिग्री हो गया मेरा, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया. नाउ फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड दिस वैल्यू. ओके, और आई कैन फाइंड दिस वैल्यू. जो वैल्यू मिल जाए उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू निकालूंगा, ठीक है. अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली ये वैल्यू फाइंड करना है. तो वो वैल्यू में कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये 30 डिग्री या 15 डिग्री है. इफ़ आई कैन फाइंड दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, आई कैन फाइंड दिस वैल्यू. अगर इस वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू हमको है, फिर ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा. सो उससे अच्छा कि इसको ये वैल्यू को निकाल देता हूँ मैं. सो इन ट्रायंगल ACD cos 15 इक्वल टू, तो बेस अपन हाइपोटेनियस कितना है, 400 है. सो AC इक्वल टू 400 cos 15. भाई अब cos 15 का वैल्यू कोई ऑप्शन नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा. द वैल्यू ऑफ cos 15 इट कम्स टू बी 0.965. 400 into 0.965. If I can put this value, the value of AC comes to be 386 km/h. Means इसका x कंपोनेंट हम लोग सिंपली बात करें तो x कंपोनेंट कितना आ गया मेरा, तो 386 km/h. वैल्यू इसका x कंपोनेंट हमारा आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. उनको तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए ना. सो आई कैन नाउ यूज, लेट्स रब दिस. नाउ आई कैन यूज, क्या यूज कर सकता हूँ भाई? तो मैं इसको यूज करता हूँ, इसका वेलोसिटी, मैं ये वेलोसिटी फाइंड करता हूँ. सो दिस एंगल इज 45 डिग्री. इफ़ आई नो दिस वैल्यू आई कैन फाइंड दिस वैल्यू. सो cos 45 डिग्री इक्वल टू बेस की वैल्यू कितना है, 386 अपर हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू AB. सो AB इक्वल टू 386 बाई cos 1 बाई रूट 2 और 386 इंटू 1 बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू 1.414. एंड द वैल्यू ऑफ AB यानी वेलोसिटी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन इस कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू मेरा आया हुआ है 545 km/h. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ AB कम्स अप टू बी 545 km/h. नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, तो डायरेक्शन तो मिल ही गया, टाइम ऑफ जर्नी. सो वी नो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. What is the distance covered? The distance covered is 1000 km. What is the speed? Speed is 545 km/h. So that should be the time. जो भी आगे निकालने का ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है. So this is how we can find the answer. काफ़ी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है. कैलकुलेशंस थोड़े से ज़्यादा थे बट चलता है, स्टेप को तो करना ही है. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. नाउ
let's go for the next question. The next question has been sent by Rupam. He has sent many questions, but आज की वीडियो के लिए बस एक ही क्वेश्चन मैं ले पा रहा हूँ उसका. So the question is, a ball of mass m, a ball of mass m is thrown vertically upward another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical है, ध्यान देंगे, not horizontal. If both remain in the air for the same time, then find the ratio of h1 and h2, मतलब दोनों का हाइट जो अटेंड किया उसका. ठीक है, देख सकते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स अटेंड बाय द टू बॉल्स, मतलब दोनों ने जो हाइट अटेंड किया उसका रेशियो. सो लेट अस कंसीडर the first ball the velocity is not given, so it has been thrown with velocity u1 vertical direction, and another ball is thrown with the velocity u2 making an angle theta with the vertical. Okay, now what has been given? If both remain in the air for same time, then find the ratio of height attained by the both. तब दोनों क्या हाइट अटेंड करेंगे? सो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं बात करता हूँ, लेट अस फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इसका हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं. एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं वर्टिकल, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो जीरो हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी यू वन माने हैं, टी को टी मान लेते हैं, प्लस 1/2 एक्सेशन वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? तो माइनस जी हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा. तो हो गया माइनस यू वन टी इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2. ठीक, टी टी गेट कैंसल्ड आउट, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड आउट. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u1/g. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u1/g. इसके लिए बात करते हैं. इट हैज बीन थ्रोन एट एन एंगल वर्टिकल डायरेक्शन. इसका इक्वेशन लिखता हूँ. एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अब एस वाई क्या हो गया भाई? एस वाई क्या हो गया इसका? एस वाई की बात करता हूँ तो एस वाई तो भाई जीरो हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो u2 है, तो ये क्या हो जाएगा? u2 साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस u2 साइन थीटा टी दैट इज टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2. माइनस माइनस गेट कैंसल्ड आउट, टी get cancelled out. So from here the time equal to again 2u2 sin theta by g. ये तो मैं निकल गया, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया.
नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ H1 एंड H2। H1 और H2 का रेशियो भी तो फाइंड करना है भाई, ठीक है। नाउ हमको U1 U2 नहीं दिया हुआ था, ये ध्यान देंगे, तो U1 U2 को हमको हटाना है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द हाइट अचेंड, मैक्सिमम हाइट। सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट का टाइम फ्लाइट का हाफ टाइम पे। सो आई कैन से इट एट मैक्सिमम हाइट, लेट हम लोग कन्वेंशनल मेथड से सोल्व करते हैं। एट मैक्सिमम हाइट कैन आई से द वेलोसिटी शुड बी 0, वर्टिकल वेलोसिटी शुड बी 0, तो आई कैन यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 स्क्वायर इक्वल टू 2a और s को हम लोग लेते हैं h1, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा u1 का वैल्यू आ गया √2gh1। लेट्स दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। अगर इसके लिए बात करता हूँ तो एट मैक्सिमम हाइट अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज गोइंग टू बी 0। द वर्टिकल वेलोसिटी नॉट इन वाई डायरेक्शन, वर्टिकल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 एंड इफ द वर्टिकल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 आई कैन यूज द इक्वेशन vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay(s). What is the velocity in y direction? 0. Initial velocity u1 u2 square sin square theta that is equal to minus 2gh2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो u2 इक्वल टू हो गया √2gh2 बाई साइन थीटा। और ले एक तो क्वेश्चन में छूट गया था, ये u1 आ गया, ये u2 आ गया, ठीक। नाउ सिंस इट इज गिवन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बोथ इज गोइंग टू सेम, तो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई कैन से 2u by g should be equal to 2u2 sin theta by g, क्योंकि वर्टिकल टाइम सेम है, जी कैंसिल आउट, ठीक है। सो फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड u1 बाई u2 इज इक्वल टू 2 भी कैंसिल आउट हो गया, u1 बाई u2 शुड बी इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। u1 का वैल्यू क्या आया था, ये आया था √2gh1, u2 का वैल्यू क्या आया था तो √2gh2 साइन थीटा इस पर नहीं, साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा तो ऊपर हो गया ना, और नीचे u2 का 2gh2 था, 2gh2 और ये साइन थीटा ऊपर चल जाएगा इंटू साइन थीटा। अगर ऊपर जाएगा तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। सो from this I can get the ratio of h1 by h2 to be 1। यही तो आ रहा है मेरा h1 by h2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, because they are going to achieve the same height if they have been thrown and the time of flight is same, in that case they is going to achieve the same height, the ratio of h1 by h2 is going to be same, okay। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।